हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो? मज़ा आ रहा है ज़िंदगी जीने में। मेरे भाई पढ़ा लिखा करो यार। आज का मौसम ही नहीं, मतलब आज का टाइम बहुत ख़राब चल रहा है दोस्त। नहीं पड़ेगा यह सरकार कूड़ा कचरा का भी वैकेंसी नहीं ला रही है दोस्त, कि कूड़ा भी तुम फेंक सको, समाज की गंदगी साफ भी कर सको। समझने की कोशिश करना। मैंने आरसीसी का स्टार्ट किया था दोस्त। आरसीसी में हम इंट्रोडक्शन क्लास कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में 2 क्लास हो चुके हैं मेरे भाई, आज 3rd क्लास आपके हैं, जिसमें हम पिछले अगर क्लासेस की बात करें दोस्त, तो पिछले क्लासेस में हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में समझने की कोशिश किया था मेरे भाई। आप शॉर्ट में लिखते हैं, आप समझ लेना। पिछले क्लासेस में हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में समझने की कोशिश किए थे। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होते हैं जिसपे रिजल्ट 5% खाली फेल हो, ओनली 5% फेल हो, 95% मेरे भाई पास हो जाए। कैरेक्टर स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो सिर्फ हम जानने की कोशिश किए थे कि ओनली 5% ही फेल होता है, और अगर बात करें सर कि पास हो जाता है 95% कैरेक्टर स्ट्रेंथ। उसके बाद हमने FOS समझने की कोशिश किया था मेरे भाई। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर बात करें तो होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन में मेरे भाई परमिसिबल या एलावेबल स्ट्रेंथ। यही समझने की कोशिश किए थे, परमिसिबल या एलावेबल स्ट्रेंथ, यही हम समझने की कोशिश किए थे पिछले क्लासेस में, कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वह स्ट्रेंथ जो 5% पास फेल हो जाए और 95% पास हो जाए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर बात करें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी में हम समझने की कोशिश किए थे मेरे भाई, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और परमिसिबल और एलावेबल स्ट्रेंथ का रेशियो होता है। अब इसके आगे हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, समझने की कोशिश करना। कैरेक्टर स्टैटिक्स समझने की कोशिश करना मेरे भाई, कि कैरेक्टर स्टैटिक्स स्ट्रेंथ अगर बात करें मेरे भाई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2 मेथड से। समझने की कोशिश करना मेरे भाई, कैलकुलेट बाय 2 मेथड। यानी अगर बात करें सर कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है, समझ चुके। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अगर आपको निकालना है किसी भी मटेरियल का आरसीसी के अंतर्गत मेरे भाई, उसके लिए आपको 2 मेथड होता है मेरे भाई। एक मेथड तो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर, और एक मेथड होता है एक्सपेरिमेंट कर। समझने की कोशिश करना मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। पहला मेथड होता है एक्सपेरिमेंट मेथड। एक्सपेरिमेंट मेथड नाम से ही क्लियर है दोस्तों कि इसमें हम क्या करेंगे। और दूसरा अगर बात करें दोस्त, तो दूसरा होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगर बात करें मेरे भाई, आपसे एग्जाम में इसका थ्योरी नहीं पूछेगा सर, यह पूछ देगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता कैसा है। एक्सपेरिमेंटल मेथड भले थ्योरी पूछ दे, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में सिर्फ और सिर्फ आपसे मेरे भाई कर्व की बात करेगा, और वह कर्व को आपको समझने होंगे दोस्तों। वह कर्व क्या कहता है नहीं कहता वो समझने होंगे। एक एक मेथड को करके हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंट मेथड के बारे में अगर हम डिस्कस करें मेरे भाई, यह नाम से ही क्लियर है कि इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, और एक्सपेरिमेंट यदि किसी भी चीज के मटेरियल पे किया जाता है दोस्तों, तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक किया जाता है। यही कारण है कि इसको मान लिया जाता है कि यह सही है, और यह कोडल प्रोविजन भी होता है, और कोड में इसका कोई जिक्र नहीं होता है, सिर्फ डाटा दिया रहता है मेरे भाई। अगर बात करें कि एक्सपेरिमेंट मेथड से अगर हम किसी भी मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश करें दोस्त, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 30 सैंपल को लेते हैं। 30 सैंपल के मतलब होता है, एक सैंपल के मतलब होता है 3 क्यूब मेरे भाई। 30 सैंपल का मतलब हुआ 90 क्यूब। समझने की कोशिश करना। यानी सबसे पहले हम इसके लिए मेरे भाई 30 सैंपल कंसीडर करेंगे। यानी यदि हम एक्सपेरिमेंट मेथड से किसी भी मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालते हैं तो उसके लिए हम 30 सैंपल को कंसीडर करेंगे। एक सैंपल में मेरे भाई अगर हम करें सर कि एक सैंपल में 3 क्यूब होता है, तो 30 सैंपल में मेरे भाई 90 क्यूब होंगे। समझने की कोशिश करना। उसके बाद ये सभी के सभी सैंपल को अरेंजमेंट करेंगे इस तरह से कि एक दूसरा पे लोड को ट्रांसफर नहीं करे, उसको अरेंजमेंट करेंगे एक हॉरिजॉन्टली लाइन में। और बात अगर करें कि अरेंजमेंट करने के बाद उस पे मेरे भाई उस पे यूटीएम मशीन से यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से लोड लगाएंगे। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से लोड लगाने के बाद 30 सैंपल में से अगर आपको सैंपल 5% सैंपल फेल हो जाते हैं,
95% सैंपल पास हो जाते हैं, तब आपको यह मेथड सेट हो चुका। बात एक ही है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के मतलब 5% सैंपल पास हो जाना, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के मतलब होता है 5% सैंपल फेल हो जाना, 95% सैंपल पास हो जाना। तो एक्सपेरिमेंट मेथड में दोस्त 30 सैंपल को कंसिडर करेंगे। 30 सैंपल को हम इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे कि वह एक दूसरा पर लोड को ट्रांसफर न करे। उन सैंपल को हॉरिजॉन्टली लगा देंगे और उस पर यूटीएम मशीन से, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से पारा पारी लोड लगाने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद 30 सैंपल को लोड लगाने के बाद अगर आपको मेरे भाई 5% सैंपल फेल दिखते हैं और 95% सैंपल आपको पास दिखते हैं, मतलब कि वह लोड को रजिस्ट कर जाते हैं और 5% फेल कर जाते हैं, वही आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एज्यूम कर लिया जाता है। यह था एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंट मेथड मेरे भाई आप याद रखना कि अगर हम बात करें सर कि एक सैंपल में, तो एक सैंपल में 30 क्यूब होते हैं, एक सैंपल में 3 क्यूब होते हैं और प्रत्येक क्यूब का डायमेंशंस मेरे भाई 150 होता है। और यह जितने तरह के क्यूब टेस्ट किए जाते हैं 28 डेज के लिए किए जाते हैं। ये सभी के सभी आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे कि क्यूब का साइज क्या है, क्यूब का स्ट्रेंथ कितना दिन पे टेस्ट होता है, ये सभी के सभी आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें सर कि दूसरा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यह आपको कर्व पूछ देगा, आपसे फिगर पूछ देगा और बोलेगा कौन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, तो आपको यह दिखना होगा। तो देख लेते हैं हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगर हम बात करें दोस्त नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की या मेथड की, जो भी बोलो कर्व लिख लो आप लोग। अगर हम बात करें दोस्तों कर्व का डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सॉरी या कर्व का मेथड ही कहा जाता है, तो यह जो कर्व है मेरे भाई, कर्व यह जो चेक करता है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना है। यह कर्व जो भी हम अभी आपको दिखाएंगे वह कर्व आपको पॉइजन रेशियो, जितने तरह के मटेरियल में स्ट्रेंथ होते हैं, सारा का सारा स्ट्रेंथ को मेरे भाई स्पेसिफाई करने की वह कोशिश करता है। लेकिन वह स्पेसिफाई अगर कंप्लीटली कहा जाए तो वह नहीं कर पाता है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को स्पेसिफाई कर लेता है। इसीलिए मेरे भाई इस कर्व को आप पूछ देता है और यह कर्व आपको यूज करने लायक है। यह जब भी अगर बात करें मेरे भाई समझने की कोशिश करना, तो फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करता है मेरे भाई। यह जो एक कर्व है मेरे भाई, इस तरह से कर्व होते हैं दोस्तों। यह कर्व मेरे भाई फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेस के बीच रिलेशन दिखाने की कोशिश करता है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेस के बीच रिलेशन दिखाने का कोशिश करता है मेरे भाई, कोशिश इसका नाकाम हो जाता है। समझने की कोशिश करना, कोशिश करता है मेरे भाई और कोशिश इसका नाकाम हो जाता है, अच्छा से यह शो नहीं कर पाता है। अगर हम बात करें तो आपसे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा भाई, बोल देगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व होता है उसका शेप कैसा होता है मेरे भाई, ये समझने की कोशिश करना। तो उसका शेप कैसा होता है, तो याद रखना उसका बेल कंक्रीट के जैसा शेप होता है दोस्तों। यह आपसे भले पूछ दे सकता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है उसका शेप कैसा होता है, तो उसका बेल कंक्रीट का शेप होता है मेरे भाई, बेल कंक्रीट का शेप होता है, इसको सिमेट्रिक कहते हैं मेरे भाई। उसका बेल शेप होता है, समझने की कोशिश करना मेरे भाई, बेल शेप होता है। और अगर बात करें स्ट्रेस, तो 3 स्ट्रेस और 3 स्ट्रेस होते हैं, ठीक, ये समझने की कोशिश करना। ये तो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जनरली अगर हम एक्सपेरिमेंट किया जाए या मेथड देखा जाए तो इस तरह से मेथड बोलते हैं। लेकिन मेरे भाई यदि बार बार ऐसा किया जाए तो यह अगर आपको कोड में इस तरह से दे दिया जाए दोस्तों, तो कोई भी इंसान को कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन कोड एक ऐसा माध्यम है जो आपको प्रूफ तो नहीं देता है, लेकिन जो भी डाटा देता है दोस्तों, वह डाटा आपको कंप्लीट देने की कोशिश करता है मेरे भाई, वह डाटा आपको कंप्लीट देने की कोशिश करता है दोस्तों। इसलिए हम कोड का यूज करते हैं। तो हम अब जानते हैं कि कोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को कोड कैसे देता है और उसका स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाता है, उससे कैसे समझा जाता है। अकॉर्डिंग टू अगर बात करें मेरे भाई कि हम जो भी आरसीसी में कोड यूज करते हैं मेरे भाई, जो भी हम आरसीसी में कोड यूज करते हैं, तो एज IAS 456 2000 कोड यूज करते हैं। समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त।
हम जितने तरह के कोड यूज करते हैं आरसीसी में वो IS 456 ही कोड यूज करते हैं। हम बात करें मेरे भाई कि यह जो कोड है वह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे दिया है, ये नंबर ऑफ सैंपल में रिलेशन दिखाता है मेरे भाई, नंबर ऑफ सैंपल में, और कितना पार कर गए हैं और कितना नहीं पार किए हैं वह स्ट्रेंथ में यह रिलेशन दिखाने की कोशिश करता है। आपको दिख रहा है दोस्त कि 1056 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें मेरे भाई कि कर्व क्या कहता है, तो कर्व आपको नंबर ऑफ सैंपल और स्ट्रेंथ में रिलेशन दिखाने का कोशिश करता है मेरे भाई, स्ट्रेंथ और में रिलेशन दिखाने का कोशिश करता है मेरे भाई। समझने की कोशिश करना दोस्तों, यह स्ट्रेंथ और रिलेशन में कर्व दिखाने की कोशिश करता है, यानी यह नंबर ऑफ सैंपल है मेरे भाई। समझने की कोशिश करना, यह नंबर ऑफ सैंपल है दोस्तों। देखो यह जो मेरे भाई इस कर्व का जो इतना पार्ट है, यह इतना पार्ट यह शो करता है मेरे भाई कि जो भी इस कर्व के अंदर इस पार्ट के अंदर सैंपल था वह 5% सैंपल मेरे भाई फेल हो गया, यानी यह 5% सैंपल मेरे भाई फेल दिखाता है और बच गया। अगर इतना पार्ट की अगर हम बात करें तो इतना पार्ट 95% में आते हैं जो कि पास कर गए। समझने की कोशिश करना, 95% में आते हैं जो कि पास कर गए। अगर हम बात करें मेरे भाई कि इन दोनों के बीच गैप कितना होता है, तो 1.65 सिग्मा होता है, यानी स्ट्रेस होता है, और इसको एफएम कहा जाता है। एफएम मिस होता है मिड स्ट्रेंथ होते हैं मेरे भाई, मीन स्ट्रेंथ जिसको आप बोलते हो, और एफसीके ये होता है एफसीके मिस कैरेक्टर स्टैटिक स्ट्रेंथ आता है मेरे भाई। अगर आपसे पूछ देगा दोस्तों कि डिस्टेंस बिटवीन कैरेक्टर स्टैटिक स्ट्रेंथ, यह पूछ चुका है मेरे भाई आपसे कि डिफरेंट बिटवीन एफसीके एंड एफएम। एफसीके आपका कैरेक्टर स्टैटिक स्ट्रेंथ है, एफएम आपका मीन स्ट्रेंथ है। इन दोनों के बीच अगर डिफरेंट पूछ दे मेरे भाई तो 1.65 सिग्मा होगा, स्ट्रेस होगा, और जो भी सिग्मा का वैल्यू दिया होगा दोस्तों, आप उस सिग्मा का वैल्यू आप पुट आउट करेंगे और उन दोनों के बीच डिफरेंट आ जाएगा। अगर हम बात करें मेरे भाई कि इन दोनों के बीच अगर हम डिफरेंट निकालने की कोशिश करें, डिफरेंट इतना होता है मेरे भाई इन दोनों के बीच, सॉरी यह 5% समझने की कोशिश करना, यहाँ पर गलती हो चुका है दोस्त। हम डिफरेंट एफसीके और इन दोनों के बीच अगर बात करें मेरे भाई तो डिफरेंट कितना होगा, डिफरेंट बिटवीन एफसीके और एफएम। तो हम अगर बात करें सर कि एफसीके निकालने की कोशिश अगर करें, यह एफसीके होता है मेरे भाई, हम निकालने की अगर हम कोशिश करें इस एफसीके तो इस एफसीके के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो एफएम है वैल्यू समझने की कोशिश करना, ये हमको एफसीके चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ चाहिए मेरे भाई। यह रिलेशन आपसे डायरेक्ट पूछता है, एफसीके अगर निकालना है मेरे भाई कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आपका एफएम है, और इस एफएम में से अगर हम इस पार्ट को घटा दें मेरे भाई, अगर हम इस पार्ट को डिफरेंट कर दें, इस पार्ट को घटा दें मेरे भाई, तो क्या आ जाएगा -1.65 स्ट्रेस। यानी अगर बात करें सर कि एफसीके बराबर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बराबर मीन स्ट्रेंथ माइनस 1.65 स्ट्रेस, और यह रिलेशन आपसे एग्जाम में देखने को मिला है। यह रिलेशन आपसे एग्जाम में दोस्तों पूछ चुका है कि कैरेक्टर स्टैटिक स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है, तो एफएम -1.65। अगर हम बात करें सर एफएफ की, तो एफएफ आपका कैरेक्टर स्टैटिक स्ट्रेंथ है दोस्तों। एफएम की बात करें तो एफएम आपका मीन स्ट्रेंथ है मेरे भाई, और यह जो है वह मेरे भाई स्ट्रेस है। यह आपको रिलेशन देखने को मिला है, और यह जो स्ट्रेस है दोस्तों, यह स्ट्रेस आपको अलग अलग कंक्रीट के ग्रेड पे डिपेंड करता है। समझने की कोशिश करना, वह जो स्ट्रेस है मेरे भाई, वह स्ट्रेस डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। वह जो स्ट्रेस है दोस्तों, वह स्ट्रेस आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। इसका अलग अलग वैल्यू होता है मेरे भाई। समझने की कोशिश अगर हम करें सर, अब कर्व को मिटाया जाता है क्योंकि आगे भी हमें जानना है। और यह जो मेरे भाई 1.65 है, एक तरह के ये कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, और इस कांस्टेंट वैल्यू को मेरे भाई वेरिएशन फैक्टर भी कहा जाता है। इसको हम मेरे भाई वेरिएशन फैक्टर भी कहते हैं।
टॉलरेंस फैक्टर भी कहते हैं। समझने की कोशिश करना मेरे भाई कि टॉलरेंस फैक्टर भी कहते हैं, और अगर हम बात करें तो इसको डिविजनल फैक्टर भी कहा जाता है। यानी इसी 1.65 को मेरे भाई 3 नाम से जाना जाता है, वेरिएशन फैक्टर, टॉलरेंस फैक्टर और डिविएशन फैक्टर। डिवाइड करता है इसलिए डिविएशन फैक्टर, और वेरी करता है इसलिए वेरिएशन फैक्टर। क्योंकि वेरिएशन फैक्टर इसलिए कहा जाता है दोस्त क्योंकि अलग अलग कंक्रीट के ग्रेड में अलग अलग वैल्यू देता है, इसीलिए इसको वेरिएशन फैक्टर के नाम से जानते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि यह जो स्ट्रेस होता है दोस्तों, इस स्ट्रेस का वैल्यू होता कितना है वो हम जानने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। अगर हम बात करें सर कंक्रीट ऑफ ग्रेड की, अगर हम बात करें दोस्तों, तो कितना ग्रेड में वह कितना यह होगा, और इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मेरे भाई सॉरी एमएमएस स्क्वायर में लेते हैं दोस्त। या अगर बात करें मेरे भाई तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को मेगा पास्कल भी बोला जाता है। यह होता है दोस्तों। अब यह टेबल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, टेबल से यकीन मानो क्वेश्चंस आपको देखने को मेरे भाई मिला है। चलो अब हम समझने की कोशिश। अगर आपका कंक्रीट M10 से M15 है तब कितना स्ट्रेंथ होंगे। अब वही अगर बात करें M20 से M25 होंगे तो कितना स्ट्रेंथ होंगे। M30 से M50 तक होंगे तो कितना स्ट्रेंथ होंगे मेरे भाई। और मेरे भाई यकीन मानो कि M50 के बाद अगर हम करें सर कि M50 नहीं, यहाँ M60 ले लेते हैं, तो M60 से M100 के बीच कितना स्ट्रेंथ देगा, सॉरी कितना स्ट्रेस देगा, ये हम अगर समझने की कोशिश करें दोस्त तो कितना होगा। अगर आपका कंक्रीट M10 से M15 के बीच है तो स्ट्रेस का वैल्यू मेरे भाई 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या मेगा पास्कल लिया जाता है। वहीं अगर बात करें कि कंक्रीट ऑफ ग्रेड अगर M20 से M25 है मेरे भाई, तब आपको 4 लेना होगा और वही कंक्रीट का ग्रेड M30 से M60 है तो आपको 5 लेने होंगे। अगर वही कंक्रीट का ग्रेड मेरे भाई M60 से M100 है तो आपको 6 कंसीडर करने होंगे दोस्त। यानी यह इसीलिए इसको वेरिएशन फैक्टर भी कहा जाता है मेरे भाई, इसीलिए इसको वेरिएशन फैक्टर के नाम से जाना जाता है। यानी और इसीलिए अब डिवाइड करता है, इसीलिए इसको डिविजनल फैक्टर भी कहा जाता है मेरे भाई। यह आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है मेरे भाई कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो नॉर्मल नहीं पूछेगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट को दे देगा और पूछेगा कि उसका परमिसिबल स्ट्रेस या अलाउएबल स्ट्रेस क्या है मेरे भाई, उसको आप एज्यूम कर ले। ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी मर्जी है, या मत करो, आपकी मर्जी है, आपको रोकने वाला कौन है। सो मेरे दोस्त आज का सेशन आपका यहीं तक रहने थे। बाय बाय, लव यू, फिर नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं।